हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। हर एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, इसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते आज की लव स्टोरी। मुझे आज भी याद है जब एक बार हमारे परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। सबसे पहले मेरी दादी की डेथ हुई। उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे 6 साल का भाई डायरिया का शिकार हो गया। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी भाभी का देहांत हो गया। आज भी वह दृश्य मेरे आंखों के सामने बार बार घूम जाता है। बरसात का दिन था, रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही थी। रात के 10 बजे थे। भाभी का वंश एम्बुलेंस से उतार कर द्वार पर रखा हुआ था। सारे पड़ोसी और हितैषी अपने अपने घरों में जाकर सो चुके थे, परंतु अंजलि बड़ी समझदारी का परिचय देते हुए मेरे बिलखते परिजनों को सांत्वना दे रही थी। उसने मेरे माँ और बहनों के साथ मिलकर सुबह तक सारी औपचारिकताओं को पूरा किया। ऐसा लग रहा था कि वह कोई गैर नहीं बल्कि हमारे ही परिवार का सदस्य है। वह थी ही कुछ ऐसी कि उसके प्रति मेरा निश्चल प्रेम गहरा होता जा रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है कि यार एक दोस्त कमीना होता है। कहने को तो वो मेरे दोस्त थे, लेकिन वे सब को जानते हुए भी उस पर डोले डालते थे। वह थी ही इतनी खूबसूरत, शौक और संचल कि मेरे प्रति दोस्तों मन में इच्छा उत्पन्न होने लगी। हालांकि मैंने इन सभी चीजों का नजरअंदाज करते हुए उससे दोस्ती कायम रखी। दरअसल वे सभी लड़के हमारे गांव के क्रिकेट टीम के सदस्य थे और मैं उसका कैप्टन था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी टीम बिखर जाए, परंतु एक दिन मुझे पता चला कि मेरे उनमें से कुछ लड़के अंजलि के साथ कुछ गलत करने की योजना बना रहे हैं। तो पानी सिर से ऊपर जाता देख मैंने उन्हें खुली चुनौती दे डाली। किसी की हिम्मत हो तो कोई उसे छू कर दिखाइए। मेरे होते हुए कोई उसे छू भी नहीं सकता। प्रताप, एजाज और शम्स को छोड़कर सभी लड़के मेरे दुश्मन हो गए। मैंने उसके बॉडीगार्ड की भूमिका संभाल ली और उसे कुछ बताए बगैर साये की तरह उसके आसपास रहने लगा। रात के 1 बजे तक, जब तक वह सो नहीं जाती, मैं उसके घर के बाहर बैठा रहता था। हमारी टीम टूट गई। मैंने प्रताप, एजाज और शम्स के साथ कुछ बच्चों के साथ अलग टीम बना ली। हमारे बीच एक चैलेंजिंग मैच भी हुआ, जो झगड़ा होने की वजह से अनिवार्य रहा। मुझे याद है उस मैच में मैंने इतना लंबा सिक्स मारा था जो पूरे मैदान को पार करके अंजलि के पास जाकर गिरा था, जो उस वक्त अपने आम के बगीचे में बैठी हुई थी। एक बार तो उन्होंने अकेले में लड़ाई करने का चैलेंज दे दिया। अब शेर भला किसी की दहाड़ कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मैं और प्रताप निश्चित जगह पर बिल्कुल टाइम से पहुंच गए। एक तरफ 7 लड़के और दूसरी तरफ हम दोनों। लेकिन मेरा एटीट्यूड और हिम्मत देखकर उनमें से किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। खैर, किसी तरह मामला शांत हो गया। उसके बाद आगे फिर किसी ने कोई हिमाकत करने की कोशिश नहीं की। उन दिनों अगल बगल के गांवों में अक्सर महायज्ञ और अष्टायाम जैसे धार्मिक आयोजन होते रहते थे। ये धार्मिक आयोजन हमारे लिए वृंदावन हुआ करते थे। चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, वह अपनी सहेलियों के साथ जरूर जाती और वहाँ हम दोनों को एक दूसरे की सूरत को नजरों में उतारने का भरपूर मौका मिलता। मुझे याद है जब हम अगल बगल के गांव में रात को कृष्णा लीला देखने जाते थे, हमारा और उसका सीट बिल्कुल पक्का होता। हम पुरुषों के पंडाल में और वो महिलाओं के पंडाल में बैठती थी, लेकिन हम प्रतिदिन एक ही जगह पर बैठते थे और ऐसी जगह पर बैठते कि हम एक दूसरे को देख सके। पूरे 5 घंटे सारे दर्शक राधा और कृष्ण के रास लीला का आनंद लेते और हम दोनों सारी दुनिया को बुलाकर एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। वो मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल है, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। राधा और कृष्ण की तरह हमारा प्यार भी गांव की लड़कियों और लड़कों में मशहूर होता जा रहा था। भले ही हमारे बीच अकेले में मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन हमारे नैना हर पल एक दूसरे से बात करते रहते थे। यद्यपि मैं रात को अक्सर सपने जरूर देखता था कि वो बगीचे में मेरे सीने से लगी हुई मेरे बालों को सहला रही है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतने में ही खुश था। मेरे मन में उसके प्रति कभी सेक्सुअल विचार आते ही नहीं थे। मुझे गांव और समाज की हदों का भी ख्याल था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसकी इज्जत पर कोई आँच आए, वह अपने परिवार और समाज की नज़रों में बदनाम हो जाए। सच कहूँ तो मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने कभी अपनी हदों से बाहर जाने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी वह हमेशा मेरी आंखों के सामने थी और खुश थी। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए था।
मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वह कभी मुझसे अलग है अथवा कभी अलग हो सकती है, परंतु होने को तो कुछ और ही मंजूर था। अगर मुझसे कोई पूछे कि प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मैं कहूँगा गरीबी। जी हाँ, गरीबी, जो उसके ख्वाबों को चकनाचूर कर देती है, उससे उसकी खुशियों को छीन लेती है और उसे जुदाइयों के आंसू पीने को मजबूर कर देती है। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा प्रति अमर कर दो। माँ जल्दी से खाना लाओ, पेट में हाथी कूद रहे हैं। सुबह सुबह स्नान करके मैंने गुनगुनाते हुए माँ को आवाज लगाई। एक मिनट, अभी आती हूँ। रसोई घर से श्वेता की आवाज आई। यह क्या है? दाल भात भुजिया क्यों नहीं बनाई? खिचड़ी की थाली देखते ही मैं बिदक गया। अभी तक खिचड़ी मिल भी गई, कल से वो भी नहीं मिलेगा। क्या दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैंने हैरान और गुस्से से श्वेता की तरफ देखा। हाँ भाई, घर में चावल दाल आटा सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हें आशिकी से फुर्सत मिले तब तो कुछ जानो। तुम्हें तो घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं है, श्वेता ने व्यंग्यात्मक लहज में कहा। उसकी बात सुनकर जैसे मेरा ख्वाबों की दुनिया से मोह भंग हुआ। वह ठीक ही कह रही थी। मोहब्बत के समंदर में मैं इस कदर डूब गया था कि जीवन की वास्तविकता से अनजान हो गया था। पता नहीं ये जिंदगी मुझे कहाँ लेकर जाएगी। कलाई पर गुदे उसके नाम को छहलाते हुए मैं बस यही सोच रहा था। कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी वक्त आता है जहाँ हमारे सामने केवल एक ही रास्ता बचता है। यहाँ भी मेरे सामने केवल एक ही विकल्प बचा था, अपने बिखरते हुए परिवार को बचाना। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है, ये कहानी आगे भी और है, और आगे की कहानी हम जानेंगे दूसरे पार्ट में, और ये भी जानेंगे कि दोनों का प्यार मिलता है या नहीं, और लड़का किसे चुनता है, अपने लव को या अपने परिवार को। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते ऐसी एक कहानी के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।